तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर 6 का नाम है जी इंटीग्रेशन। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, उसके बाद हम बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज करेंगे। देखिए, मैं आपको एप्लीकेशन इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो, आपको समझने में मजा आए। अब देखें जी, ये जो आपके पास चैप्टर है इंटीग्रेशन, इसका यूज कहाँ पे होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा इसका यूज तो होता ही मैथमेटिक्स में, और इसका मेन यूज होता किस लिए है? वो होता है कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन को हम किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया होता है उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। देखिए, डिफरेंट शेप्स होती है ना, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इनके जो एरिया है उनको फाइंड करने के लिए डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। जैसे आपके पास ट्रायंगल के लिए फार्मूला है जी हाफ बेस क्रॉस हाइट, इसी तरह से स्क्वायर के लिए फार्मूला है जी साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। लेकिन अगर आपको कोई कर्व दे दे, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं ये एक कर्व है, इसके अंदर जो एरिया है, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने शो किया है, ये आप फाइंड करें, आप सोच में पड़ जाएंगे यार अब मैं क्या करूं। लेकिन आपके पास ये जो प्रोसेस है ना इंटीग्रेशन, इसका आप यूज करके ना ये जो एरिया है ये आप फाइंड कर सकते हैं यार। इसीलिए तो हम ये इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं ताकि हम इसके यूज करके किसी भी कर्व के अंदर एरिया फाइंड कर सकें। इसके अलावा इंटीग्रेशन का यूज होता है जी आपके पास फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है जी। आपको बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पे ये सब चीजें फिजिक्स में नहीं दिखेंगी। आपने देखा होगा कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन नहीं थी, एक टॉपिक में थी भी, जैसे आपको याद होगा जी, अगर आपने सही तरह से पढ़ा हुआ है और अगर आप गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा एक आपके पास चैप्टर था ना न्यूक्लियर फिजिक्स, चैप्टर 10 है आई थिंक क्लास 12 का। वहां पे आपके पास एक लॉ था, उसमें आपकी इंटीग्रेशन यूज हुई है, वो डिके लॉ है, कोई ऐसा लॉ है उसमें इंटीग्रेशन यूज हुई है। तो आपको मतलब इतना आइडिया होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बेसिकली रियल लाइफ में भी यूज होती है। अब हम आ जाते हैं जी इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है जी द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एक आपके पास प्रोसेस होता है जी डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस है, ये जो चैप्टर है, ये आपको सैयद वसीम इसी चैनल पे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, इसी का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको आप नाम देते हैं जी इंटीग्रेशन का। एक और बार मैं रिपीट करता हूं, एक प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन, ये जो प्रोसेस है इसका एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है और उसको आप नाम देते हैं जी इंटीग्रेशन का। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, आपको समझ आ गई कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका यूज कहां पे होता है और इसका मेन जो काम है वो क्या है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। इंटीग्रेशन का तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, यहाँ पे जो सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं और जो डिफरेंट चीजें यूज होती हैं यहाँ पे वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक सांप जैसा एक साइन दिखाई दे रहा होगा। सब ये सांप नहीं है, इसका बकायदा एक नाम है, इसको कहते हैं जी इंटीग्रल। इसको क्या कहते हैं जी, ये जो आपके पास साइन है ना इसको कहते हैं जी इंटीग्रल। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपके पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये जो सिंबल है इसको आप कहते हैं जी इंटीग्रल। ये जो फंक्शन है इसको आप क्या कहते हैं जी इंटीग्रेंट। इस फंक्शन को क्या कहते हैं जी इंटीग्रेंट। एक और बार मैं रिपीट करता हूं, इस साइन को कहते हैं इंटीग्रल, इस फंक्शन को कहते हैं इंटीग्रेंट। अब इस फंक्शन को आप जिस वेरिएबल के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आप यहां पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल लिखा हुआ है डी ऑफ एक्स, ये यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी बता दिया, इंटीग्रेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। अगर आप इस इंटीग्रेशन को किसी और वेरिएबल के लिहाज से परफॉर्म कर रहे होते तो यहाँ पे वो वेरिएबल आ जाता। फॉर एग्जांपल y के लिहाज से कर रहे होते यहाँ पे भी y होता, यहाँ पे भी y होता, z के लिहाज से कर रहे होते यहाँ पे भी z होता, यहाँ पे भी z होता। मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, जिस भी वेरिएबल के लिहाज से आप इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल गया, आपको समझ आ गई इंटीग्रेशन क्या होती है, ये किस प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस है, आपको सिंबल भी समझ आ गया, आपको ये इस चीज को क्या कहते हैं ये भी पता चल गया, आपको इस सिंबल को क्या कहते हैं ये भी पता चल गया। यहाँ पे डी ऑफ एक्स ही क्यों लिखा है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलेंगे जी बकायदा इस चैप्टर का आगाज करेंगे। 6.1 का आगाज करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा और वो चीजें मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो चीजें अगर आपने कर ली तो 6.1 आपके लिए हलवा है। 6.1 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और आपको जिस तरीके से मैं करवाऊंगा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसीलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं 6.1। 6.1 से पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला हूं, उनको देख लेते हैं। चलें जी। तो चलें जी, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको आनी ही चाहिए 6.1 स्टार्ट करने से पहले।
थिंग्स टू रिमेंबर। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा कि जो x का डेरिवेटिव है वो होता है 1। एक और बार रिपीट करता हूं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। इसी तरह x स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, पावर पीछे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस होगा और जो नीचे है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे मैंने भी सेम काम किया, पावर पीछे ले आया, पावर यहाँ पे 2 थी, 2 पीछे आ गया, पावर में से एक माइनस किया तो 1 बच गया, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया 1 आ गया। इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा जी 2x। ये बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। e की पावर x, यार ये फंक्शन ऐसा है ना, आपको इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद इस फंक्शन से प्यार हो जाएगा। यकीन करो ये फंक्शन ऐसा है, इसका आप डेरिवेटिव लो ये नहीं बदलेगा, इसकी आप इंटीग्रेशन लो ये वापस आ जाएगा, कहेगा भाई मैंने कहीं नहीं जाना। ठीक है ना। जब भी आप e की पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास e की पावर x ही आता है। अब आप कह रहे होंगे सर अगर e की पावर में और कुछ होगा तो उसका डेरिवेटिव तो और कुछ होगा, आप यहाँ पे हमें झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो नेक्स्ट चीजें हैं मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा। ठीक है जी, फिलहाल तक आपको ये चीज यहां तक आनी चाहिए थी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसी तरह अगर 1 की आप इंटीग्रेशन लें तो वो x आएगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने कहा कि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 की इंटीग्रेशन x होती है, आपने मान लिया, ये c कहां से आ गया भाई। अब आपने ये चीज समझनी है कि c यहां पे क्या है जी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये हर क्वेश्चन में आएगा। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये हर क्वेश्चन में आएगा। ये आप भूल गए ना तो उस्ताद एक नंबर आपका वैसे ही गायब कर देगा। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे होंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर आएगा। आगे आप डेफिनेट इंटीग्रल भी सॉल्व करेंगे, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता। क्यों नहीं आता ये चीज हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं जी एक नया फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब इसकी आपने इंटीग्रेशन कैसे लेनी है ये बात आपके लिए न्यू है, ये चीज आपने समझनी है। यहाँ पे आपके पास क्या फंक्शन है जी एक्स है, इसकी पावर में क्या है 2 है। जब भी आपको कोई ऐसा फंक्शन दिखे तो आपने सिंपली उसकी पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देने। एक और बार रिपीट करता हूं, फिलहाल आपको कोई इतना खास समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन हम आगे चलेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मैंने आपको क्या बोला कि पावर में एक ऐड कर देने और उसी से डिवाइड कर देने। आपने एक साथ ये तो आप घटा लगवा दी, और बात भी यही है कि ये तो मैं याद करवाने वाली बात हो गई। अब आपने इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखिए ये यहाँ पे आपके पास फंक्शन है जी एक्स है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो क्या है एक्स है, वो तो उसकी पावर 2 है ना। बेस यहाँ पे क्या है एक्स है। आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्या होता है 1 होता है। क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ अपने से? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब बात मेरी बड़ी गौर से सुननी है आपने, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो और उसके आगे उसका डेरिवेटिव हो, एक और बात सुन ले, जब भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपने उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना। एक और बार रिपीट करता हूं, जब भी आपके पास फंक्शन मौजूद हो और आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो आपने फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और उसी से डिवाइड कर देना। यहाँ पे आपके पास x मौजूद था, आपको पता है x का डेरिवेटिव होता है 1, आपने ये फंक्शन है इसकी पावर में एक ऐड किया, 2 से 3 हो गया और उसी से आपने डिवाइड कर दिया, 3 से आपने डिवाइड कर दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं नहीं मानता, मैं कहूंगा आओ आप मनवाते हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है ना। अगर यार कभी भी आपको अपनी काबिलियत पे शक हो जाए कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया है या नहीं किया तो आप इस आंसर का डेरिवेटिव लेके देखिए, और अगर ये चीज आपको वापस मिल गई ये एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये आपने क्वेश्चन ठीक किया। मैं आपको यहाँ पे रफ साइड पे करके भी दिखा देता हूं। मेरा आंसर क्या आया था जी एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3। 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, 1/3 आ गया। अब देखिए एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव आएगा, पावर पीछे आ जाएगी, पावर पीछे ले आया मैं, पावर में से एक माइनस होगा, पावर में से एक माइनस कर दिया मैंने, और यहां पे एक्स का डेरिवेटिव आगे क्या आ जाएगा 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर को, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस क्यों कहा। देखिए
जब भी आपने क्वेश्चन को वेरीफाई करना है कि आपने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ठीक किया है, आप उसका डेरिवेटिव ले लिया आंसर का। आपको अगर क्वेश्चन मिल जाता है वापस, इसका मतलब है आपने क्वेश्चन ठीक किया, अगर नहीं मिलता तो फिर समझ जाए क्या हो गया आपके साथ। अब देखिए e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x। मैंने आपको बोला है कि हर क्वेश्चन के साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा, कुछ भी भूल जाना है आपने, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस में आपने नहीं भूलना। डेफिनेट इंटीग्रल आगे की कहानी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये कॉमन चीजें आपको अब समझ आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। मैं एक और एग्जांपल आपको करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। वहां पे हमने किया था x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने ली थी ना, हम x क्यूब की इंटीग्रेशन लेके देख लेते हैं। तो x क्यूब के इंटीग्रेशन हम लेते हैं जी। मैंने आपको क्या बोला, देखिए यहां पे x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। आगे 1 है, जरा लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 1 है, एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको क्या बोला था कि आपने पावर में एक ऐड कर देने, ऐड कर दें, 3 है तो 4 हो जाएगा, और जो पावर है उसी को फिर डिवाइड भी कर देने। और एक चीज भूल गए आप, भूलनी बिल्कुल भी नहीं है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको अपनी काबिलियत पे या मेरी काबिलियत पे शक आ रहा है कि सर ने क्वेश्चन ठीक किया या नहीं किया, ये जो आपके पास आंसर आया है ना, आप क्या करें, आप जाके इसका डेरिवेटिव ले लें, और अगर आपके पास ये वापस आ जाता है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपने ठीक किया। अब ये बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं, अब थोड़ा आगे मूव करते हैं और आगे चीजें पढ़ते हैं। तो थोड़ी सी बेसिक चीजें हम और भी देख लेते हैं जी। मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है। इसी तरह अगर आप e की पावर 2x + 5 ले लें तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक दफा इसी तरह लिख लें और पावर का डेरिवेटिव ले लें। 2x + 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो 2 + 0 2 ही होता है। ये चीजें आपको आती है, इस वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 e की पावर 2x + 5। ठीक है जी, ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने पहले स्किप कर दी थी। अब ये क्वेश्चन था, हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये क्वेश्चन है ना, इसकी आप इंटीग्रेशन लेना तो आपके पास ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं, आपको यकीन दिला रहा हूं, आपका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन है हमारे पास 2 e की पावर 2x + 5 t ऑफ x, क्योंकि हम x के लिहाज से इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, कांस्टेंट है, बाहर ले आए। अब आपने एक चीज समझनी है जी, जब भी आप e की पावर समथिंग की इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आपने पावर का इंटीग्रेशन पावर का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना है। एक और बात सुन लें, जब भी आप e की पावर किसी चीज की इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो आपने क्या करना है, पावर का डेरिवेटिव लेना है और इस वैल्यू से, इस पूरी से उसे डिवाइड कर देना है। टेक्निकली हम करके देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। एक दफा इसको इसी तरह लिखते हैं, यहाँ पे e की पावर 2x + 5, आपको पता है ये चेंज नहीं होता, ये बदलता नहीं है, क्वेश्चन से गायब नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। अब पावर का डेरिवेटिव लें तो क्या आता है, पावर का डेरिवेटिव 2x + 5 का डेरिवेटिव लें तो 2 आएगा, 2 से आप डिवाइड कर देंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और बात सुन लें, सिंपली मैंने क्या किया, एक दफा तो उसी तरह लिख दिया, पावर था, पावर का मैंने डेरिवेटिव लिया और इससे डिवाइड कर दिया, ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 2x + 5 + c। देखिए वही चीज आपके पास वापस आ गई। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था वो ये है कि डेरिवेटिव में आपके पास जो पावर है उसका डेरिवेटिव लेके आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हमने, और इंटीग्रेशन में आप डेरिवेटिव लेते हैं पावर का, उससे डिवाइड करते हैं। एक और बार मैं रिपीट करता हूं, डिफरेंशिएशन में आप e की पावर जो भी यहाँ पे फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, और
इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं, e की पावर में जो भी होता है उसका डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर देते हैं। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैंने इन दोनों प्रोसेसेस को इन्वर्स क्यों कहा था और ये आपस में मिलते जुलते क्यों हैं। ठीक है जी, डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, e की पावर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन में आपने क्या करते हैं, e की पावर जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले फंक्शन का, जो भी आंसर है उससे डिवाइड कर दें। मैं आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके भी दिखा देता हूं ताकि कोई भी आपके पास कंफ्यूजन ना रहे। क्या है फंक्शन 2x + 5 है ना, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। 2x का क्या होगा, 2 होगा, प्लस 5 कांस्टेंट है इसका 0 होगा, तो आंसर क्या आया 2। यहां पे मैंने इससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यहां पे क्या किया, डिवाइड किया, और यहां कट के किया। इससे ये बात भी साबित होती है कि ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे के रिवर्स है। ठीक है जी, ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।